एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब टेंशन हो रही है अभी पास कैसे होंगे। अगर पास ना हुए तो वो पापा की बेल्ट। सर पहले से टेंशन है, अब आप और टेंशन दे रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे ना भी बेल्ट दे। टेंशन मत लो, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो आपको पापा बेल्ट से नहीं शाबाशी देंगे, चीज़ें ले आकर देंगे जो आप चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सीरीज और इस वीडियो के बाद एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो फिर चाहे आपने रिवीजन करनी हो चाहे फिर कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर एक बार ये लेक्चर देख लिया तो एग्ज़ाम में आपके मज़े ही मज़े। इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में सभी चीज़ें याद करूँगा। इस लेक्चर के बाद आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लेक्चर को अच्छे से देखें और रिवाइज करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो किसके बने हुए हैं? सेल के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल क्या है? लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है जो क्या कर सकती है, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना सभी को परफॉर्म कर सकती है। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जो जितने भी एसेंशियल फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सकती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शंस। ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को ऑब्जर्व करके। कॉर्क को माइक्रोस्कोप में, जो माइक्रोस्कोप था ना वो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, उससे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में, और टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक ने ही दी थी। तो अब तक क्या पढ़ा हमने भी? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसके बने हुए हैं? सेल के। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सभी एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। और सेल टर्म की बात करें या फिर इसकी खोज की बात करें, दोनों किसने की हैं? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को ऑब्जर्व करके। ठीक है। नेक्स्ट है सेल। जब काफ़ी सेल कंबाइन हो जाते हैं तो उससे बनता है टिश्यू, फिर उससे बनता है ऑर्गन, ऑर्गनों को मिलाकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं, आप, तुम, सभी चीज़ें। ठीक है। सेल से क्या बनेंगे? टिश्यू। टिश्यू अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम। टिश्यू से मिलकर बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेंगे ऑर्गेनिजम्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है बाय इज सेल कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। भी सेल को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा ना भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के। बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हमने पढ़ा है टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ये सभी कंबाइन होकर क्या बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स के बने हुए हैं। एंड सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, जो फिर आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, विच टुगेदर बिल्ड द कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने बताना भी सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्यों है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें भी पहली लाइन वही आएगी, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के। किसके? सेल के। और जितने भी वाइटल प्रोसेस हैं लाइफ के वो कहाँ पर होते हैं? सेल में। सेल में सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के। अगर सेल नहीं होगा ना तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन तो परफॉर्म करने दूर की बात। नेक्स्ट है डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स। यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसकी खोज की थी? सेल की। कहाँ पर? कॉर्क के अंदर। रॉबर्ट हुक ने भी सेल की खोज की थी, पर जो रॉबर्ट हुक ने की थी ना वो कौन से सेल थे? डेड सेल। कौन से थे? डेड सेल। अगर लिविंग सेल की बात करें तो उसकी खोज की थी एंटोनी वैन लीवनहुक ने 1674 में। डेड सेल रॉबर्ट हुक, लीवनहुक कौन सा सेल? लिविंग सेल। अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, इन्होंने क्या किया था? 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी।
न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगर बात करें टर्म प्रोटोप्लाज्म की, ये दी थी परकिंजे ने 1839 में। टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? परकिंजे ने 1839 में। सेल थ्योरी दी थी शील्ड एंड स्वान ने। सेल थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। रडोल्फ विर्चो ने किसका कंसेप्ट दिया था? सेल डिवीजन का कंसेप्ट दिया था। तो बात करें रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? डेड सेल की। किसकी? डेड सेल की। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की। रॉबर्ट हुक डेड सेल, ल्यूवेनहुक लिविंग सेल। एल से ल्यूवेनहुक, एल से लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। परकिंजे ने कॉइन की थी टर्म प्रोटोप्लाज्म। पी से परकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अच्छे से याद करने हैं आपने। शील्डन एंड स्वान ने दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी शील्डन एंड स्वान। सेल डिवीजन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? रडोल्फ विर्चो ने। रडोल्फ विर्चो ने दिया था सेल डिवीजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैथ्यू शील्डन ने क्या कहा था 1838 में? जितने भी प्लांट हैं, क्या? जितने भी प्लांट हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के। किसके बने हुए हैं? सेल के। स्वान ने 1839 में कहा जितने भी एनिमल हैं, कौन? जितने भी एनिमल हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के। फिर इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। बाद में रडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने एक लाइन बोली, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या है? जो हर एक सेल है ना, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक सेल उससे बना है। ऑल सेल अराइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अपनी ये वाली लाइन याद रखनी, ठीक है। रडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट है सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। ये क्या कहती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल के बने हुए हैं या एक से ज़्यादा के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल क्या है? बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने? भी सेल लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। थर्ड पॉइंट विर्चो ने ऐड किया था, जो भी हम पढ़े हैं, भी जो सभी सेल हैं वो किससे एग्जिस्ट करते हैं? एक पहले से बने हुए सेल से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो सभी सेल हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। भी सेल की खोज किसने की और कैसे? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भी जो सेल है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब? 1665 में। उसने किसको एग्जामिन किया था? एक कॉर्क की थिन स्लाइस को। किसको? कॉर्क की थिन स्लाइस को अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उसने क्या देखा? जो कॉर्क है ना वो किसको रिजेंबल कर रही है? हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर को। कॉर्क रिजेंबल्ड दी स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। और उसमें क्या थे? बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। कॉर्क किसको रिजेंबल कर रही थी? कॉर्क रिजेंबल्ड दी स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, जिसमें क्या थे? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। चाहे कंपार्टमेंट कह लें चाहे बॉक्सेस कह लें, इन्हीं को नाम दिया उसने सेल का। दी स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स को मेनली हम 2 बेस से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, भी कितने सेल हैं उसके बेसिस पे। दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, भी वो दिखने में कैसे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? 2 के। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। कौन कौन से? यूनी एंड मल्टी। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हुए हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ए सिंगल सेल।
और जो एक सेल है ना, यही क्या करेगा, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जितने भी फंक्शन हैं सभी कौन परफॉर्म करेगा, ये एक सेल। यूनिसेल्यूलर में एक सेल होगा और सभी लाइफ एक्टिविटीज वही परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यूनिसेल्यूलर की, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा आपने याद रखनी है खास तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, ज़्यादा सेल होंगे। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स, और इसमें ज़्यादा सेल हैं तो यहाँ पर क्या होगी, लेबर की डिवीजन होगी, यानी कि एक सेल सभी काम नहीं करेगा, कुछ सेल कुछ काम करेंगे, कुछ सेल कुछ काम करेंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल है ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूनिसेल्यूलर में कितने सेल थे, एक। मल्टी सेल्यूलर में मैनी। वहाँ पर एक ही सेल सभी काम कर रहा था, यहाँ पर लेबर की डिवीजन है, यानी डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यूनिसेल्यूलर की एग्जाम्पल क्या थी, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोट हैं इनका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। डीएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसकी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट में क्या है, ना ही न्यूक्लियस है ट्रू, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। डीएनए इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड में। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट में उल्ट हो जाएगा, प्रो में ना ही न्यूक्लियस था ट्रू, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस थी। यूकैरियोट में दोनों चीज़ें हैं, ट्रू न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल्स। सेल की शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, और जो सेल की शेप है किस पे डिपेंड करेगी भी, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। शेप फिक्स भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। ये कुछ सेल की शेप है। ये क्या है, स्मूथ मसल सेल है, ये ओवम है, ये ब्लड सेल्स, बोन सेल, स्पर्म सेल, फैट सेल एंड नर्व सेल। इन सभी को देख रहे हैं ना आप, कोई किस तरीके का, कोई किस तरीके का, यानी कि इससे हमें क्या पता चला भी सेल की शेप अलग अलग होती हैं, और ये डिपेंड करती है भी वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। शेप फिक्स भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। अगर सेल के साइज की बात करें ना, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर बहुत ही बड़ा तक हो सकता है। साइज किससे रिलेटेड है, फंक्शन से। शेप किससे रिलेटेड थी, फंक्शन से। साइज भी किससे रिलेटेड है, फंक्शन से। एग्जाम्पल की बात करें ह्यूमन आरबीसी की, इसका कितना होता है 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। ऑस्ट्रिच एग क्या है, लार्जेस्ट सेल है, क्या है, लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल किसका है, ऑस्ट्रिच का। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें वो है माइकोप्लाज्मा का, किसका, माइकोप्लाज्मा का। ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं बात करें हम, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है, नर्व सेल है। लार्जेस्ट है क्या, ऑस्ट्रिच का एग, लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। वही यहाँ पर लिखे हुए कंसाइज में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है स्पर्म सेल। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग। ह्यूमन में बात करें तो ओवम है, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें वो है नर्व सेल। ये याद रखनी है अपने भी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हर एक सेल क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जो क्या होते हैं, लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर बात करें मल्टी सेलुलर की, हमने पढ़ा ना, इसमें क्या होती है, डिवीजन होती है लेबर की, यानी डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, मसल सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसमें? मूवमेंट में। नर्व सेल्स मैसेज कैरी करने में, किसमें? मैसेज कैरी करने में। रूट हेयर सेल्स हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। मसल सेल मूवमेंट में, नर्व सेल मैसेज कंडक्ट करने में, रूट हेयर सेल पानी को ऑब्जॉर्व करने में। नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जहाँ से पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करें सेल की आउटर कवरिंग की, वो दो होती हैं, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल। सबसे आउटर मोस्ट प्लांट में पूछे तो सेल वॉल है, कौन सी है? प्लांट में सेल वॉल। ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। इसका रीजन क्या है? जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें सेल वॉल होती नहीं है। प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल वॉल क्या है? सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट है। ये डायग्राम में आपको सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट है ना, वो क्या है? सेल वॉल है। उसके आगे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लिविंग कंटेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट। ये देख रहे हैं सभी आप अंदर, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये देख रहे हैं, ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या हैं? सेल ऑर्गेनलिस, जो डिफरेंट फंक्शन में हेल्प करती हैं। हर एक का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे सभी का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें भी दो टाइप होते हैं, स्मूथ हो गया, रफ हो गया, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लाइजोजोम्स हो गए, जहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। लाइजोजोम्स हैं, उनको सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल हो गए, वैक्यूल के फंक्शन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं डॉट जैसे, ये क्या है? राइबोजोम्स हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस के ऊपर ये देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। ये देख रहे हैं ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं गोल्गी अपरेटस। ये पैकेजिंग वगैरह का काम करते हैं। डिटेल में हम आगे सबको पढ़ेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं भी मेन कौन कौन से पार्ट हैं सेल के। कवरिंग कौन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। लिविंग कंटेंट कौन सा है? साइटोप्लाज्म। कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनलिस कौन कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, राइबोजोम्स, लाइजोजोम्स, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। ये डायग्राम एनिमल सेल की है, इसमें सभी चीज़ें होंगी एक्सेप्ट सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सभी चीज़ें सेम होंगी प्लांट सेल जैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सिलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है भी कुछ सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने देती है। अलाउस सम सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट। सभी को अंदर बाहर जाने नहीं देती, कुछ को जाने देती है। और बात करें ये किसकी बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। किसकी? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। गैसेस हो गई जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कंट्रोल करती है, उनके एक्सचेंज को, पानी के एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये क्या है? सेल की आउटर कवरिंग यानी कि सबसे बाहरी परत। सिलेक्टिवली परमेबल है, कुछ ही सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने देती है। बनती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। किसकी? लिपिड्स एंड प्रोटीन की। किस किस को कंट्रोल करती है? गैसेस के एक्सचेंज को। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं? अभी तो हम पढ़े हैं भी कुछ सब्सटेंस को ही पास होने देती है, कुछ को नहीं। इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू वाइल प्रिवेंटिंग अदर्स। यही रीजन है जब भी पूछे कोई चीज़ सिलेक्टिवली क्यों है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ही अलाउ करती है, सभी को नहीं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल?
भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है ना, वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के जरिए मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन, जबकि पानी ऑस्मोसिस के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन एंड वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टीयर्स वगैरह आ जाएं, वो खराब हो जाए तो क्या होगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही से काम नहीं करेगी तो जो कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली अंदर आ सकेंगे, फ्रीली बाहर जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही क्या था, सब्सटेंस को सिलेक्टिवली को अंदर आने देना, बाहर आने देना, यानी कुछ को ही अंदर जाने देना, कुछ को ही बाहर। पर जब वो ठीक से काम नहीं कर रही तो कुछ और भी अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है। इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट। कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली अंदर आएंगे, फ्रीली बाहर जाएंगे। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट है। किसके अक्रॉस? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। बस फर्क क्या है, पैसिव में कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, विदाउट यूजिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर। जबकि एक्टिव में एनर्जी यूज होगी किसकी फॉर्म में? ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसमें कैसे मूवमेंट होगी? लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन में। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या थी, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, मूवमेंट थी हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी ATP की फॉर्म में। ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ है? लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट है, इसके बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव में चाहिए। डायरेक्शन पैसिव में हाई टू लो, एक्टिव में क्या है उल्ट इसका, लो टू हाई। पैसिव में स्पीड क्या है? बहुत ही स्लो है, एक्टिव में स्पीड फास्ट है। प्रोटीन जूस की बात करें, पैसिव में कई बार हो जाता है पर ज़्यादातर नहीं होता, एक्टिव में हमेशा होता है। पैसिव की एग्जांपल है डिफ्यूजन, एक्टिव की है आयन पंप्स। ठीक है। एनर्जी पैसिव में नहीं चाहिए, एक्टिव में चाहिए। डायरेक्शन पैसिव में हाई टू लो, एक्टिव में लो टू हाई। स्पीड पैसिव में स्लो, एक्टिव में तेज। प्रोटीन पैसिव में कई बार यूज होता है, कई बार नहीं, एक्टिव में हमेशा होता है। एग्जाम्पल है पैसिव की डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आयन पंप्स। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट है किसकी? पार्टिकल की, हाइयर रीजन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। कब तक? जब तक कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक मूव करेगी। की पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन किसकी एग्जांपल थी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पर भी एनर्जी जरूरत नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। कैन अक्कर इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ये होती किसके कारण है? मूवमेंट के कारण, मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट। कोई फिक्स मूवमेंट नहीं, जिधर जी किया उधर मूवमेंट। ठीक। अक्कर्स ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंटरिंग द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग द सेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। ये सभी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? डिफ्यूजन की। ऑक्सीजन का सेल के अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के बाहर जाना, परफ्यूम लगाते हैं जब आप, उसकी स्मेल कमरे में फैल जाना, ये सब एग्जाम्पल हैं डिफ्यूजन की। अब बात करें ऑस्मोसिस की। किसकी? ऑस्मोसिस की। इसमें भी मूवमेंट क्या है? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही है। पर इसमें एक चीज खास, इसमें किसके अक्रॉस होती है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। जिस डिफ्यूजन का ही टाइप है, बस स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कहाँ से कहाँ तक? रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। की पॉइंट्स, डिफ्यूजन की स्पेशल टाइप है,
इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कौन सी चीज़ें मूव करती हैं इसमें? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होनी जरूरी है, उसके बिना ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। यही डिफरेंस है मेन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। वरना डिफ्यूजन में भी तो लिक्विड मूव करते हैं, तो फिर हमें ऑस्मोसिस की लोड ही नहीं थी। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें नहीं है डिफ्यूजन के केस में। एग्जाम्पल है स्वेलिंग ऑफ रेशंस इन वाटर, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट सेल। रेशंस का जब पानी में रखते हैं उसका फूल जाना, प्लांट रूट पानी ऑब्जॉर्व करते हैं, और सेल में प्लांट के जो पानी की मूवमेंट होती है, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस की। अब बात करते हैं टाइप की। पहली है एंड ऑस्मोसिस। क्या है? एंड ऑस्मोसिस। एंड में क्या होता है? वाटर एंटर करता है, ईस एन, एंड के ई एन से जा रखे एंटर, एंटर। इसमें क्या होता है? पानी एंटर करता है सेल में, किसके जरिए? थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पानी एंटर किया तो सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, सेल स्वेल। एक्स ऑस्मोसिस, ई एक्स, एक्स इससे जा रखें पानी गया सेल के बाहर। अगर पानी चला गया सेल से तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सेल श्रिंक कर जाएगा। एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखना ना भूलें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इसमें सेल हो जाएगा श्रिंक। एंड ऑस्मोसिस में पानी क्या हुआ? सेल के अंदर एंटर किया तो क्या हुआ? सेल स्वेल कर गया। एक्स ऑस्मोसिस में पानी निकल गया तो सेल श्रिंक कर गया। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। आइसोटोनिक में किसी को कंफ्यूजन नहीं होती। कहाँ पर होती है? हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। कहाँ कहाँ पे? हाइपो एंड हाइपरटोनिक में। हाइपोटोनिक में याद रखना, सेल किस सॉल्यूशन में प्लेस्ड होगा? जिसमें क्या होगी? सेल के कंपैरिजन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। When a cell is placed in a solution having higher water concentration than the cell, भी उस सॉल्यूशन में रखा गया जिसमें सेल के कंपैरिजन में पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और कहाँ से कहाँ मूवमेंट होती है? हाई टू लो। पानी में ज़्यादा है तो पानी कहाँ पर आएगा? सेल के अंदर। वाटर एंटर्स दी सेल। पानी सेल में आ गया तो सेल क्या करेगा? फूल जाएगा। क्या करेगा? फूल जाएगा। प्लांट सेल टर्जिट हो जाते हैं, एनिमल सेल में बर्स्ट, एनिमल सेल फट सकते हैं। एग्जाम्पल रेज इन स्वेलिंग्स इन वाटर, प्लांट सेल इन प्योर वाटर। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कि तो हाइपो में क्या है? सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, बाहर क्या होगी? पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा। मूवमेंट हमें पता है, हाइयर टू लोअर। तो पानी किस में आ गया? सेल के अंदर, सेल स्वेल हो जाएगा। प्लांट सेल टर्जिट बन जाएगा, एनिमल सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। एग्जाम्पल रीजन का फूलना, प्लांट सेल इन प्योर वाटर बेस की एग्जाम्पल भी। अगर प्योर वाटर में हम प्लांट सेल को रख लें। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है? सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम, अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम। अगर कंसंट्रेशन सेम तो कोई मूवमेंट नहीं, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट नहीं, ना ही पानी अंदर आया ना ही बाहर गया, तो सेल का साइज क्या रहेगा? सेम। एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल्स इन नॉर्मल सलीन, भी नॉर्मल वाटर में रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपो में क्या थी? बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी सेल के कंपैरिजन में। हाइपर में क्या रखा जाता है? सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें क्या हो? पानी की कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में कम हो। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन दी सेल। बाहर कम है कंसंट्रेशन, अंदर ज़्यादा है, तो बाहर क्या करेगा? पानी मूव कर जाएगा अंदर से। वाटर मूव्स आउट ऑफ दिस सेल। जब पानी बाहर मूव कर गया तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। प्लांट सेल क्या शो करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस शो करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको भी आगे, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल रेजिन श्रिंकिंग इन शुगर सोल्यूशन। पानी में क्या हो जाते हैं थे? वो
स्वेल कर जाते थे, पर अगर चीनी के सोल्यूशन में रख देंगे ना तो वो श्रिंक कर जाएंगे। और रेड ब्लड सेल इन स्ट्रॉन्ग साल्ट सोल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा साल्ट का सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा ना, मतलब ज़्यादा नमक की मात्रा होगी, तो रेड ब्लड सेल भी श्रिंक कर जाएंगे। अब एक लुक में देखते हैं तीनों का डिफरेंस। हाइपो सोल्यूशन डिल्यूट, वाटर मूवमेंट सेल के अंदर, हाइपोटोनिक में पानी की मूवमेंट सेल के अंदर, अंदर तो सेल फूल जाएगा। आइसोटोनिक सेम तो नो मूवमेंट नो चेंज। हाइपरटोनिक में क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे भी इसमें तो पानी की कंसंट्रेशन कम थी। सोल्यूशन के कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या है, पानी की मात्रा कम होनी, पानी कम मात्रा में, ठीक है। जितना ज़्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड, पानी की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। जितना सोल्यूशन डिल्यूट, पानी की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो हाइपरटोनिक में क्या करेगा, पानी सेल के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल में कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड दी सेल। तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, रिजिड नॉन लिविंग आउटर लेयर है जो किसके बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लांट सेल में, ये बात हमको पहले से ही पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल। पर किसकी, प्लांट सेल की। एनिमल सेल की कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं। सेल वॉल क्या है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है। और किसके बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। ये बनती किसके, ये बात आपने याद रखनी है, मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या करती है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और सेल को बचाकर रखती है। विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। और जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, उसमें बर्स्टिंग को भी प्रिवेंट करती है। एनिमल सेल के बर्स्ट होने के चांस तभी बढ़ जाते हैं, सेल वॉल होने के कारण प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है। अगर बात करें प्लांट्स की, ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की होती है इसमें सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल होती है सेलुलोज या फिर पैक्टिन की, फंगी में चिटिन की, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। प्लांट्स में मेनली सेलुलोज की होती है या फिर पैक्टिन की, ठीक है। फंगी में चिटिन की, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस, बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं इसको भी। इसमें क्या होता है, जो सेल कंटेंट है ना वो सेल वॉल से दूर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सेल कंटेंट सभी सेल वॉल के नज़दीक था ना, अब ये दूर जाता रहा। ये बीच का फेस है प्लाज्मोलाइसिस का। जब प्लाज्मोलाइसिस होगी तो सभी कंटेंट क्या हो गया, सेल वॉल से दूर चला गया ना। तो क्या है, सेल कंटेंट की श्रिंकेज, किसकी, सेल कंटेंट की श्रिंकेज किससे, अवे फ्रॉम दी सेल वॉल, सेल वॉल से दूर जा रहे ना। श्रिंकिंग ऑफ सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम दी सेल वॉल, सेल वॉल से दूर। क्यों? क्योंकि पानी का लॉस होता है ऑस्मोसिस के जरिए, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पर जो सेल वॉल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जहाँ पर देखें, जहाँ पर सेल वॉल क्या है, सेम है, सिर्फ सेल कंटेंट श्रिंक हुआ है, ठीक है। सेल वॉल में कोई भी चेंज नहीं है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, सेल कंटेंट का श्रिंक कर जाना सेल वॉल से दूर। क्यों? क्योंकि पानी का लॉस हो जाता है ऑस्मोसिस के जरिए। जब इसको किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना प्लांट सेल को, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी तो मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, और जब हाइपोटोनिक में रखते हैं तो उसको बर्स्ट होने से भी बचाती है, प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये सेल को मजबूत बनाती है, किसके लिए भी, जो चेंजेस आ रही है ना उसको सस्टेन रह सके उसमें, सेल खराब ना हो जाए उसमें। और जब प्लाज्मोलाइसिस होती है ना उसमें भी सेल का स्ट्रक्चर बचा के रखती है, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस। क्या क्या करती है ये, प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा हो तो बर्स्टिंग से बचाती है, कोई भी चेंजेस होते हैं उनमें स्टैंड करने देती है, और प्लाज्मोलाइसिस के समय भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है
ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं, या फिर प्रेजेंट है तो किसकी है। प्लांट सेल में होती है, किसकी बनी होती है, हमने पढ़ा है सेलुलोज की। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फंगल सेल में बात करें तो सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या करती है फंगल सेल में, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। हमने पढ़ा है किसकी बनी होती है, जी आपने कमेंट में बताना है, अभी पढ़ के आते हैं भाई फंगी में किसकी बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और शेप देती है। अगर बात करें बैक्टीरियल सेल की, इसमें सेल वॉल होती है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और शेप प्रोवाइड करती है। इसमें भी किसकी सेल वॉल होती है, ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, भी फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल में किसकी सेल वॉल होती है। ह्यूमन सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, ना ही एनिमल में होती है, लैक्स सेल वॉल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही बड़ा सा स्पेरिकल या ओवल सेल ऑर्गेनली है, जो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। हमने प्रो में तो पढ़ा है भी क्या होता है, कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोटिक में ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लार्ज स्पेरिकल और ओवल सेल ऑर्गेनली, मैंने आपको इसकी इमेज पहले दिखाई है ना। ये क्या कहते हैं, जितनी भी सेल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। और इसमें क्या होता है, डीएनए और क्रोमोजोम्स होते हैं, सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, डीएनए और क्रोमोजोम्स होते हैं। और इसको कौन सराउंड करती है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी में डबल्ड होती है किसी में सिंगुलर। ये आपने याद रखना है भी किस में डबल लेयर है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, लार्ज स्पेरिकल या फिर सेल ऑर्गेनल है ओवल शेप का, या तो स्पेरिकल या फिर ओवल शेप का सेल ऑर्गेनल है, जो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डीएनए और क्रोमोजोम होता है। और इसको सराउंड कौन करती है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पर होता है डीएनए न्यूक्लियोइड में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनले को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल का, अभी तो पढ़ के न्यूक्लियस, आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट है क्रोमैटिन। भी क्रोमैटिन क्या है, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, थ्रेड लाइक होता है। और क्या होता है, डीएनए की लूजली पैक्ड फॉर्म है। क्या है, लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। कब, जब सेल डिवाइड ना कर रहा हो। और किसका बनता है, डीएनए एंड प्रोटीन का। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए की लूजली पैक्ड फॉर्म। किसकी, कौन सी फॉर्म, डीएनए की लूजली पैक्ड फॉर्म। डीएनए की फॉर्म है तो न्यूक्लियस में ही होगा। होता कब है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्रोमैटिन के ही बनते हैं, किसके बनते हैं, क्रोमैटिन के ही बनते हैं। जी क्या, कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर है, जी क्या, कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन क्या था, लूज फॉर्म थी। क्रोमोजोम क्या है, कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं, जो किसके बनते हैं, क्रोमैटिन के बनते हैं। सेल डिवीजन के समय बनते हैं जी। क्रोमोजोम किसके समय बनते हैं, सेल डिवीजन के। क्रोमैटिन कब थे, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था। इसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, जो ट्रेट्स वगैरह होती हैं सबको कंट्रोल करते हैं क्रोमोजोम्स। इतना ही पढ़ना है आपने, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं, तो हम क्यों टेंशन लें, अगले साल देखेंगे, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या था, थ्रेड लाइक था और डीएनए की लूजली पैक्ड फॉर्म था। और ये कब बनता था, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता था। क्रोमोजोम दूसरी तरफ बात करें तो कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन से ही बनता है, पर सेल डिवीजन के समय। क्रोमैटिन बनता था डीएनए और प्रोटीन का, तो ये भी उसका ही बना होगा। पर ये क्या करता है, जीन्स कैरी करता है, जिससे क्या कंट्रोल होती है, इनहेरिटेंस कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है, एक पर्सन बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में, व्हाट इज क्रोमैटिन, हाउ इज इट रिलेटेड टू क्रोमोजोम। भी क्रोमैटिन क्या है और ये क्रोमोजोम से कैसे रिलेटेड है। क्रोमैटिन क्या है, ये प्रश्न हमने पढ़ा है ना, जहाँ पर ये सेम लाइन है, जहाँ पर लिख देंगे भी ये थ्रेड लाइक है और लूजली पैक्ड मटेरियल है, जो किस में प्रेजेंट होता है,
सेल के न्यूक्लियस में। कब? जब वो डिवाइड नहीं करता, बनता है डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोजोम से कैसे रिलेटेड है? हमने पढ़ा है भी, क्रोमोजोम्स किसका बनता है? क्रोमैटिन का। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो क्रोमैटिन क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर मिलकर क्या बना देता है? क्रोमोजोम। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रोमोजोम्स क्या है? क्रोमैटिन की कंडेंस्ड फॉर्म है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंसेस एंड कॉइल्स टू फॉर्म क्रोमोजोम्स। भी क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोजोम्स बना देता है। और जो क्रोमोजोम्स हैं वो क्या कैरी करते हैं? हमने पढ़ा है जीन्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे याद कर लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो किसमें होता है? सेल के अंदर होता है। और इसमें क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलिस। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस है ना जो हमने पढ़ी है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी किसमें होती हैं? साइटोप्लाज्म में। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की साइट है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइट है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलिस। पहली बात हम पहले जान ले भी सेल ऑर्गेनेलिस होती क्या है। ये क्या है? सेल के अंदर छोटे छोटे से पार्ट हैं और हर एक पार्ट का क्या एक स्पेसिफिक काम है। सेल ऑर्गेनेलिस आर स्मॉल पार्ट्स इनसाइड अ सेल। हमने देखे ना सभी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस हैं। इनकी क्या होती है? हर एक की स्पेशल जॉब होती है जिसके कारण सेल प्रॉपरली वर्क कर पाता है। इन्हीं के कारण सेल अलाइव रहता है और हेल्थी रहता है। एग्जाम्पल इनकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? छोटे छोटे से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है? स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। सभी लिविंग सेल के, जितने भी लिविंग सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। जो आप में से जिम से जाते होंगे उनको पता होगा। देयर मेन फंक्शन इज टू मेक प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। राइबोसोम्स क्या हो सकते हैं? साइटोप्लाज्म में फ्री भी हो सकते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं। या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या फिर कहाँ पर होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम्स स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है? स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पर? लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। और राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है? या तो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में होगा या फिर रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम में। एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न जहाँ से ये पूछते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स। अभी हमने पढ़ा है क्या रोल है? प्रोटीन्स बनाना, जो किसके लिए जरूरी है? ग्रोथ के लिए और सेल की रिपेयर के लिए। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? बहुत सारी मेम्ब्रेन का नेटवर्क है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं सेल की। काफ़ी सारी मेम्ब्रेन है, उन सभी को मिलकर ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। भी जो सेल की साइटोप्लाज्म होगी ना, जो उसमें मेम्ब्रेन होंगी, उनके नेटवर्क से बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस में हेल्प करता है? मैन्युफैक्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में। किसके? जो भी सेल के अंदर मटेरियल बनते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट वगैरह हो गया, सबके ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्मूथ और रफ का। स्मूथ में क्या होते हैं? राइबोसोम्स नहीं होते, रफ में होते हैं। हमने पहले पढ़ा ना भाई, राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? या तो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ है राइबोसोम्स नहीं तो सरफेस स्मूथ है। रफ का सरफेस रफ इसीलिए होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना वो, उसके कारण सरफेस रफ हो जाता है। स्मूथ किस में हेल्प करते हैं? फैट,
की सिंथेसिस में यानी फैट बनाने के काम आते हैं। रफ में राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन में। तो रफ क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ज़्यादातर लिवर सेल में पाए जाते हैं। स्मूथ कहाँ पाए जाते हैं? लिवर सेल में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर क्या हो? प्रोटीन बनाया जाता हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स नहीं, रफ में है। स्मूथ है तो सरफेस स्मूथ, रफ है तो सरफेस रफ। स्मूथ में बनेंगे फैट, लिपिड, रफ में बनेगा प्रोटीन। स्मूथ करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, रफ में क्या होगा? प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट। स्मूथ लिवर सेल में, रफ जहाँ पर भी प्रोटीन बन रहा हो वहाँ पर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आप सबको पता होगा भी, कौन है पावर हाउस सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ पता ना हो, ये सबको पता होता है भी, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की। किसकी? एटीपी की। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है। ये देख रहे हैं ना आप, फोल्डेड है। ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में होता है। न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक में था, माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक में है। और इसका क्या होता है? अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स न्यूक्लियस के पास भी होते हैं, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, और एक प्लास्टिड के पास होते हैं। इन तीनों के पास होते हैं अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो सिंपल बात कही तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की। एटीपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट में बताएं। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले हैं, जिसकी इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्डेड होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यूकैरियोट सेल में पाया जाता है, अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। 1 मार्कर पूछ लेते हैं। विच ऑर्गेनेले हैज इट्स ओन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। विच ऑर्गेनेले इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये तो बताने की जरूरत नहीं, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। वाई? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, जो क्या होती है? डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है। बिकॉज इट रिलीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनके लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। इसमें कहते हैं फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, और इन सब को क्या कहा जाता है? सिस्टर्ने कहा जाता है। इसका काम क्या है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनी ना, उनको पैकेज और ट्रांसपोर्ट करेगा कौन? गोल्गी अपरेटस। रफ और स्मूथ से बनी हुई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे ना, वो तो क्या क्या रिसीव करेगा? ये प्रोटीन और फैट्स। और लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बात आपने बिल्कुल ही नहीं बोलनी कि इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये भी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले। इसमें क्या होते हैं? फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं, या फिर सिस्टर्ने भी कहते हैं, ठीक है। मॉडिफाई, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम है। एक ये बात याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है भी, लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन और फैट रिसीव करता है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस? अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो सेल की लाइफ के साथ क्या होगा? गोल्गी अपरेटस का क्या काम है? हमने पढ़ा है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अगर गोल्गी बॉडी नहीं होगी तो जो चीज़ें सिंथेसाइज हुई हैं सेल के अंदर वो डिस्पैच नहीं हो पाएंगी और सेल के अंदर ही स्टॉक हो जाएंगी। इफ़ देयर वाज नो गोल्गी बॉडीज, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विल बी स्टॉप्ड। गोल्गी अपरेटस का काम है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अगर गोल्गी बॉडी नहीं तो ये काम रुक जाएगा। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले है।
इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, कोई भी ओल्ड और डैमेज ऑर्गेनल है उसको ख़त्म कर देते हैं, सेल की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ओल्ड और डैमेज ऑर्गेनल्स या फिर सेल को ख़त्म कर देते हैं। सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में। वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, क्यों? क्योंकि इनके पास एंजाइम होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट दी सेल। जब भी कोई सेल डैमेज हो गया तो ये एंजाइम क्या करेंगे, उस सेल को ब्रेक डाउन कर जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, सेल खत्म। व्हेन अ सेल इज डैमेज दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द सेल इटसेल्फ, अपने आप ही ये सेल को खत्म कर देंगे, सेल मर जाएगा। नेक्स्ट है नेम द सेल ऑर्गेनली दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। वो सेल ऑर्गेनली का नाम बताएं जिसमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी हम पढ़ के हटे हैं लाइजोसोम्स। नेक्स्ट है इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी कारण के साथ तो क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सेल तो वो क्या नहीं हो पाएगा, अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। अगर रिवाइव नहीं कर पाया तो लाइजोसोम्स उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइजोसोम्स विल डाइजेस्ट इट। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनली कहाँ पर, प्लांट सेल में। दे हेल्प इन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड, फूड बनाने में और उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इनके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। किस किस के पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड। और हमने पढ़ा था, सोचो सोचो सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, सेल। किस सेल में, प्लांट सेल में। कहाँ पर, प्लांट सेल में। मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड इनका काम है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लास्टिड एंड वेयर दे आर फाउंड। भी प्लास्टिड की टाइप कौन सी होती है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में, सॉरी ग्रीन पार्ट्स में प्लांट की। क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि लीव्स हो गए, ग्रीन स्टेम्स हो गए। ग्रीन पार्ट पे हमने छोटी क्लास में पढ़े ना भी, क्या बनता है, फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वही इसका काम है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि लीव्स, ग्रीन स्टेम्स। फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, कलर होता है इसका ग्रीन। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। बाकी के जितने भी कलर होते हैं ना प्लांट में, कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। तो कहाँ पर पाया जाएगा, कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, जैसे कि टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया। फंक्शन क्या है, कलर प्रोवाइड करना। कौन कौन सा, रेड, येलो, ऑरेंज। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स में, क्रोमो कलर्ड पार्ट्स में। क्लोरोप्लास्ट लीव्स और ग्रीन स्टेम्स में, ये फ्लावर्स और फ्रूट में। क्लोरोप्लास्ट का काम था फोटोसिंथेसिस, इसका है कलर प्रोवाइड करना, रेड, येलो, ऑरेंज। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये नॉन ग्रीन स्टोरेज टिश्यू, इसमें स्टोर होती हैं चीज़ें, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, रूट्स, सीड्स, ट्यूबर्स, एंडोस्पर्म, जहाँ सभी में ये पाया जाता है। स्टोरेज ऑफ फूड इसका काम है। स्टार्च की बात करें तो माइलोप्लास्ट में स्टोर होता है, फैट इलायोप्लास्ट में, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज का काम है इसका, और कहाँ पाया जाता है, नॉन ग्रीन पार्ट्स में। नेम द ग्रीन प्लास्टिड, ये तो आप बता देंगे ना, कमेंट्स में बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, सेल के अंदर स्टोरेज सैक है। वैक्यूल इज अ स्टोरेज सैक इनसाइड द सेल। स्टोरेज सैक यानी स्टोरिंग का काम है। किस किस की चीज़ की स्टोरिंग, पानी, खाना और वेस्ट मटेरियल्स। प्लांट सेल में इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, देखिए कितना बड़ा है। हेल्प मेंटेन शेप एंड टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की शेप और टर्जिडिटी को मेंटेन करने में काम आता है। स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में या तो साइज इसका छोटा होगा या फिर ये प्रेजेंट ही नहीं होगा। किसका काम है ये, वैक्यूल का,
स्टोरेजिंग का किस किस की, पानी, खाना और वेस्ट मटेरियल। प्लांट सेल में साइज बड़ा, एनिमल में ज़्यादा छोटा या फिर होगा ही नहीं। एग्जाम में एक चीज़ पूछते हैं भी, स्टोरेज के अलावा क्या काम है, शेप और टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट प्रश्न, नेम द फंक्शन ऑफ वैक्यूअल अदर देन स्टोरेज। अभी बता कर हटाऊँ, बताएं इसको भी। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन, किसमें डबल होती है, किसमें सिंगल और किसमें नहीं होती। पहले याद कर लेते हैं जिसमें होती ही नहीं। RCN, क्या RCN, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस। RCN, ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। डबल की बात करें तो 3 में होती है, किस किस में, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। तीनों में अपना DNA, अपने राइबोसोम्स, तीनों में डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ज़्यादा सामान तो सिक्योरिटी ज़्यादा। प्लास्टिड की जो टाइप हैं सभी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अभी पढ़ चुके हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाकी जो भी बची, रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट एक चार्ट, इसमें आपको पता लगेगा किसमें क्या चीज़ होती है किसमें नहीं, प्लांट और एनिमल के बीच, ठीक है। सेल वॉल, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हमें पता है भी दोनों में होती हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों में होती हैं। सेल वॉल और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं। सेल वॉल और प्लास्टिड प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं। वैक्यूल अभी हमने पढ़ा था, प्लांट सेल में लार्ज, एनिमल में या तो स्मॉल होंगे या फिर एब्सेंट। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम्स, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट लाइसोसोम की बात करें तो कई बार प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम बार, ज़्यादातर नहीं होते, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये दोनों में होते हैं। प्लांट सेल में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, सेल वॉल और प्लास्टिड। कौन सी, सेल वॉल और प्लास्टिड। बाकी ज़्यादातर सभी चीज़ें सब में पाई जाती हैं। 2 एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। वैक्यूल एनिमल में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर होगा तो स्मॉल साइज। एक है लाइसोसोम्स, प्लांट सेल में रेयरली पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी कंसेप्ट है, इसके साथ लेक्चर समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, पर ये इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आएगा प्रश्न। सेल डिवीजन क्या है, वो प्रोसेस जिसकी मदद से सेल डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म करता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल। न्यू सेल फॉर्म होते हैं तो ये किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सभी चीज़ों के लिए ये जरूरी है। इसकी 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले पढ़ेंगे माइटोसिस, ये बॉडी सेल में अक्कर करते हैं, किसमें, बॉडी सेल में। काम क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। इसमें क्या होगा, एक सेल 2 आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होगा, एक सेल 2 आइडेंटिकल सेल में। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। क्या चीज़ें सेम रहेंगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, किसमें, माइटोसिस में। कहाँ पर अक्कर करेगा, बॉडी सेल में। ग्रोथ और रिपेयर में काम करेगा, एक सेल 2 आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है मियोसिस। माइटोसिस कहाँ पर था, बॉडी सेल में। ये कहाँ पर है, रिप्रोडक्टिव सेल में। वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता था। ये गैमेट्स की फॉर्मेशन में, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगा, उसमें एक 2 में हो रहा था, इसमें 4 में, और उनमें क्रोमोसोम के होंगे हाफ, जितने स्टार्टिंग में से ना उसके आधे। उसमें सेम से माइटोसिस में पहले एक मदर सेल होगा, पहले फेज में मियोसिस में वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, अगले फेज में वो 2 से और 2 बन जाएंगे, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। पहले सेल फेज में 1, फिर उससे 2 बन गए, अगले फेज में 2 से 4, ठीक है। माइटोसिस कहाँ पर, बॉडी सेल में, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में। माइटोसिस ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन में। उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड होता था, पर एक सेल 2 सेल में। इसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगा, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। इनके बीच में डिफरेंस बहुत पूछता है, तो उसको कर लेते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। डिफरेंस, माइटोसिस कहाँ पर, बॉडी सेल में, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में।
ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, मियोसिस गैमेट्स की फॉर्मेशन में। माइटोसिस एक डिवीजन, मियोसिस में 2 बार होती है, हम देखा ना, पहले 1 से 2 फिर 2 से 4। यहाँ पर 2 डॉटर सेल, यहाँ पर 4। यहाँ पर डॉटर सेल इडेंटिकल होती हैं माइटोसिस में, मियोसिस में डिफरेंट होती हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।